तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन जो था वांग जेन के बाप वांग गोंग के डिवाइन सोल के साथ फाइट करने के बाद वहां से वापस मुड़कर जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने ली फ्यू आ गया था जो कि उसका पीछा किया जा रहा था और लियन उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। बट जो ली फ्यू था उसका भी फुटवर्क टेक्निक काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से वह लियन का लगातार पीछे किया जा रहा था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे सभी एक मार्केट की जगह पर पहुंचे होते हैं, जहाँ पर पहुंचकर लियन कह रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्टों का कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर एक व्यापारी सम्मेलन होगा, मतलब कुछ सामानों का लेन देन होगा। तो यह सुनने में तो काफ़ी अच्छा और दिलचस्प लगता है, लेकिन इसमें केवल मार्शल सुप्रीम लेवल के बंदे या उससे अबव लेवल के बंदे ही भाग ले सकते हैं। मैं तो इनमें शामिल होने के लायक भी नहीं हूँ, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं लिफ्यू भी हाँपते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल के शक्ति पर अगर प्रकाश डालूं तो तुम निश्चित तौर पर कम से कम 8 टीयर के रिफाइनर तो जरूर होगे, क्योंकि तुम यहाँ पर एक 8 रैंक के पपेट को भी कंट्रोल कर पा रहे थे। उसके लिए काफ़ी सोल पावर और कंट्रोल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है पपेट है, बट हमारा लिटिल डायमंड तो मॉन्स्टर है। वो तो सिर्फ लियन का कहना मानता है। और वह कहता है कि और तुमने वांग गोंग को जो वहाँ से पीछे हटने के लिए मजबूर किया है, और उन टेक्निक्स को देखने के बाद तुम्हारी शक्ति कम नहीं लगती। और हम लोग देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हाँप रहे होते हैं, और हाँपते हुए लियन कह रहा होता है कि तुम अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। लिफ्यू कह रहा होता है भाई आखिरकार तू चिढ़ क्यों रहा है, थोड़ा देर तो आराम करने दे। और फिर लियन कहता है कि मेरे पास वास्तव में केवल मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल की ही कल्टीवेशन है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी टेक्निक्स है जिसकी वजह से मैं उसे पीछे हटा पाया, और भी कुछ खास या शानदार तो नहीं है। इसलिए तुम इसे देख लो कि मैं वहाँ जा सकता हूँ या नहीं। अगर तुम मुझे वहाँ ले जाना ही चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। और फिर हम देखते हैं कि लियन के सामने और लिफ्यू के सामने एक चोगे वाला बंदा आ चुका होता है, जिसके अंदर से हमारा लिटिल डायमंड झांक रहा होता है। और लियन कहता है कि ये कैसा है, या 8 रैंक का मार्शल सुप्रीम हमारे लिए अच्छा रहेगा, यह तो इसके बदौलत एंट्री हो सकती है। लिफ्यू कहता है काफ़ी अच्छा विचार है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया है। और लियन कहता है हालांकि मैं उसका कोई सेवक बनकर जाऊंगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे अपना साथी बनाना होगा ताकि मुझ पर कोई शक न करे। तो यह सुनकर वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और वे दोनों ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और लिफ्यू कह रहा होता है यंग मास्टर लियन, आखिरकार तुम इस तरीके के गेटअप को जो अपना चेंज किए हो इससे काफ़ी अमेजिंग लग रहे हो। लियन कहता है हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके के गेटअप को ना बनाऊँ तो इन एक्सपर्ट्स के बीच में 2 पल में यहाँ पर उनके टारगेट बन जाऊँगा, क्योंकि कमज़ोर लुक रहेगा तो भाई कोई भी बंदा टारगेट बनाएगा। और फिर लिफ्यू कहता है कि तुम काफ़ी हम्बल हो, मैं तुम्हें अंदर तो ले जाऊंगा, और तुमने जो वहाँ पर कांड किया है, वांगदा को मार डाला है और उसके बाद वांगजेन को पीछे हटाने के लिए मजबूर किया, वांगोंग के डिवाइन सोल के साथ भी लड़ाई कर ली। अगर इनके बारे में पता चल जाए तो जहाँ पे मैं तुम्हें अंदर लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ के बंदे तुम्हें छुए तक ना, लेकिन तुम्हारे इस गेटअप के बाद भी वे तुम्हें परेशान तो नहीं ही करना चाहेंगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन है वो प्रैक्टिस करते हुए जा रहा होता है और लिटिल डायमंड से बुलवा रहा होता है। मतलब कि लियन जो जो सोच रहा है वो लिटिल डायमंड बोलते जा रहा है। तो लियन मतलब कि लिटिल डायमंड कहता है कि निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं ब्रदर लिफ्यू, आप स्पष्ट रूप से वांगजेन और वांगोंग के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तो जरूर रच रहे हैं, नहीं तो मिस्टिक सेक्ट के इस तरीके के मामलों में आप आखिरकार छुपकर क्यों देख रहे थे। आप इन चीज़ों में मुझे दोषी मत ठहराएं कि आप वहाँ पर इन चीज़ों को देखें, आप खुद ही उनका पीछा कर रहे थे, मुझे तो यही लगता है। अगर मुझे अंदर में वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुआ एक्सपर्ट्स के साथ मिलने जुलने में, तो उस वक्त तुम तो उन चीज़ों को संभाल ही लोगे, उन मामलों को चर्चों को स्थित कर दोगे। फिर हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर एक घर के सामने पहुंचे हुए होते हैं, और वहाँ पर वह पहुँच कर कहता है कि हाँ हम पहुँच चुके हैं, यही रहा इस सिटी के लॉर्ड का भवन घर जहाँ पर यह मीटिंग होने वाली है। वहाँ गेट पे एक बंदा खड़ा होता है, तुमको यहाँ पर अपनी आंखें खोल कर रखनी है और ध्यान देना है कि मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई बंदा यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करे, यहाँ केवल सुप्रीम लोगों के बंदों की ही एंट्री है। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है हाँ हाँ हाँ, और हम देखते हैं उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो उस गार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। इसका नाम रेन पीक सिटी का द पिंग है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वह तुरंत ही जाता है आगे और लिफ्यू को ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है तो यंग मास्टर ली आप भी यहाँ पर आए हैं, मुझे माफ़ कर दें, मुझे मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं। इस तरीके से मैं आपकी स्वागत तो रुखे तोखे तरीके से नहीं करता, थोड़ी और अच्छी तरीके से करता। तो यहाँ देखते हैं लिफ्यू कह रहा होता है कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे साथ एक मेरा दोस्त यंग मास्टर यून आया हुआ है, क्या तुम उसे मेरे साथ अंदर जाने के लिए इजाज़त दे सकते हो। और हम देखते हैं लियन पीछे अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है लिफ्यू वास्तव में काफ़ी फेमस है, जो इस जगह के इस तरीके के बड़ी शक्ति भी इसे इस तरीके से स्वागत कर रही है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वह बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तियानु विशाल और असीम है, फिर भी इतनी कम उम्र में मार्शल सुप्रीम लेवल में पहुंचने वाले काफ़ी कम बंदे हैं, और हम उन जैसे बंदों की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं मानेंगे। यह तो बहुत ही छोटी बात है आपने जो कहा है। 1000 ट्रेजर टावर के यंग मास्टर लिफ्यू की यहाँ पर व्यापारिक सम्मेलन में उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है, और उस सम्मेलन को बढ़ाने के लिए भी, इसलिए आपके हर एक रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। हम देखते हैं सुनकर वो कहता है यार तुम तो मेरी चापलूसी किए जा रहे हो। और लियन अपने मन में कहता है तो वह 1000 ट्रेजर टावर से है ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और लियन अभी अपने मन में कहा जा रहा होता है कि लिफ्यू 1000 ट्रेजर टावर का एक स्टूडेंट है और उसकी उम्र काफ़ी कम है, क्या वह सोंग यू यांग सिटी में यहाँ पर मार्शल आर्ट डुअल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेगा, जहाँ पर लियन जाके पार्टिसिपेट करेगा। क्या वह मेरे जैसे ही किसी रास्ते पर पाथ पर चल रहा है, मतलब मेरा आगे जाके कॉम्पिटिटर बनेगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा वहाँ गेट खोलकर कहता है प्लीज़ अंदर आइए। और हम देखते हैं अंदर में काफ़ी सारे बंदे, काफ़ी सारे यंग वॉरियर्स पहले से ही बैठे हुए होते हैं, और उनकी ओर लियन देखकर कहता है हर बैठा हुआ यहाँ पर व्यक्ति मार्शल सुप्रीम लेवल से अब लेवल पर है, मतलब कि मार्शल सुप्रीम के सेकंड लेयर थर्ड लेयर पर है।
और फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा कहता है कि लॉर्ड यांग पिंग, ये बच्चे बहुत छोटे नहीं लग रहे हैं जो तुम यहाँ पर इन्हें लेकर आए हो। मुझे तो इनकी ओरिजिन जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरकार इनका ओरिजिन क्या है जो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, ये कहीं किसी तरीके से ये रास्ता तो नहीं भटक गए। और इसका नाम सिउ बाई है। और फिर हम देखते हैं दूसरा कह रहा होता है जिसका नाम फेंग है, और कह रहा होता है कि और यह जो पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ है, यह आदमी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस लग रहा है। इसके आर पार देखना मानो जैसे असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखने के लायक ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो उनका स्वागत करने वाला होता है, गेट कीपर, वो कह रहा होता है कि यह 1000 ट्रेजर टावर के यंग मास्टर ली फ्यू हैं, और इनके साथ जो दूसरा व्यक्ति है वह इनके मित्र हैं। तो हम देखते हैं यह बात सुनकर ही वहाँ के सारे बंदे हड़बड़ा जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या यही वो लड़का ली फ्यू है जो कि यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर दो बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं। यह लाल कपड़ा जिसका नाम फ्री आइलैंड का बी ये है, और दूसरा उसके बगल वाला बंदा फ्री आइलैंड का इंग वो है। और यह लाल कपड़ा कहता है कि तो यंग मास्टर ली फ्यू, आखिरकार ये आप ही है ना जो कि नॉर्थन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और 4 टॉप टैलेंटेड बंदों में से यंग जनरेशन में गिने जाते हैं। आपकी ऑरा सचमुच में इस योग्यता को दर्शाती है और आकर्षित करती है। आप वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह सम्मेलन न केवल हमें जैसे यंग लोगों के लिए है, बल्कि आपके 1000 ट्रेजर टावर के साथ एक अच्छी दोस्ती और सदस्यता बनाने के लिए है। निश्चित तौर पर यह काफ़ी अच्छी और दुर्लभ चांस है, लेकिन 1000 ट्रेजर टावर के पास इतने सारे ट्रेजर्स हैं, उसके बावजूद भी वो यहाँ ट्रेजर्स को देखने के लिए आए हैं। सचमुच में यह हमारी आंखें खोल देंगी। ली फ्यू करा, अरे यार तुम तो काफ़ी काइंड हो, चलो काफ़ी अच्छी बात बोली तुमने। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिटिल लेमन कहता है कि क्या आप दोनों वास्तव में फ्री आइलैंड्स के लड़के हैं? सचमुच में क्या वहाँ के जो द्वीप मास्टर हांग वह अभी भी हेल्थ है, मतलब कि ठीक ठाक तो है, उनकी तबीयत कैसी है? और हम देखते हैं ये दोनों बंदे इसके बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वह बंदा लाल कपड़ा कहता है कि आखिरकार तुम मित्र कर रहे हो हमारे द्वीप मास्टर को, वहाँ के मालिक को। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि हमारे जो द्वीप के मास्टर है, स्वामी है, उनका उपनाम मतलब कि निकनेम बहुत कम लोग जानते हैं। और वह बंदा हम देखते हैं और हम देखते हैं लिटिल डायमंड कहे जा रहा होता है कि मैं उससे एक बार मिला था। और हम देखते हैं इसके पीछे यहाँ पर लियन इसको तो कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि दूसरे तरीके से, लेकिन खुद को छुपा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह जो बंदा होता है उसे डाउट फील होता है, तो वह उसकी ओर एक अटैक को भेजता है, जो कि यहाँ पर एक कैप्चर अटैक होता है उसे पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं उस अटैक में कई सारे स्नेक्स उन दोनों को चारों ओर से घेरने लगते हैं। तो यहाँ लिटिल डायमंड कहता है कि 9527 बाहर आओ और अपने सीनियरों को ग्रीटिंग्स दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन हड़बड़ाते हुए निकलता है, कहते हैं हाँ 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 मास्टर। और हम देखते हैं कि लियन निकलने के साथ ही यहाँ पर एक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, कहता है कि जूनियर 9527 आपकी सेवा में हाजिर है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक ईगल का पैर आता है जो कि उस स्नेक को पकड़ लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे लियन ने अपनी सोल पावर से एक ईगल को फॉर्म किया होता है और कहता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट ग्रेट सीनियरों को मेरा सम्मान, मतलब कि ग्रीटिंग्स। और हम देखते हैं लियन का ग्रीटिंग्स काफ़ी कैजुअल होता है। इस तरीके के लियन के विरोधी भाव वाले अटैक को करने की वजह से हम देखते हैं कि इस बंदे की हालत खराब हो चुकी होती है और इसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से सीधे पीछे सोफे में जाकर गिरता है। और ये लोग माइंड अटैक खेल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ बाकियों को पता नहीं क्या हुआ। और वह बंदा गिरते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। और हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने सर को संभालते हुए कह रहा होता है कि यह जो दोस्त है आपका मास्टर ली फ्यू, या इसका चेहरा देखना क्या इतना नामुमकिन है, इतना मुश्किल है, लगता है कि हमें इस चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए। यह आपका फ्रेंड काफ़ी दिलचस्प है। तो हम देखते हैं ली फ्यू कह रहा होता है कि लॉर्ड बाई, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। जो मेरा दोस्त है वह थोड़ा मिस्टीरियस है और वह इसी तरह के अजीब स्वभाव वाला है, तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है, कुछ अजीब बात नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें। आपको इन चीज़ों के बारे में ना ही बोले तो अच्छा होगा। हो सकता है कि वह अपना काला चोगा उतार दे, अगर आप उसे ठीक से बात करें तो वह स्वयं ही ऐसा कर सकता है। और हम देखते हैं जो रेड कपड़ा होता है वह कह रहा होता है उठते हुए कि तो आपका जो फ्रेंड है यह बहुत अत्यंत विचित्र है, क्योंकि इसके पास से मुझे कभी डिमोनिक ऑरा फील होती है, तो कभी किसी आर्टिफैक्ट का ऑरा, तो कभी इन दोनों से मिले हुए किसी तरीके के एक अजीब और पावरफुल मेटल का ऑरा फील होता है। यह काफ़ी अजीब टेक्निक है। और जहाँ तक इसकी ऑरा को देखकर लगता है मानो जैसे इसकी बॉडी किसी एक वज्रा जैसी बॉडी से मिलकर बनी हो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मजबूत हो। इस तरीके का अजीब और मिस्टीरियस इसका ऑरा मुझे फील दिला रहा है, जो कि काफ़ी विचित्र बात है क्योंकि मैं इस तरीके के ऑरा को कभी सेंस नहीं किया हूँ। तो फ्यू कहता हो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को, इन चीज़ों को तो मैं भी फील कर चुका हूँ। तो यहाँ पर वह कहता है कपड़ा की तो क्या यह संभव हो सकता है कि तुम्हारा जो मित्र है वह किसी तरीके से डीमन वंश से मौजूद हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर वही कहने के बाद थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा होता है, कहता है कि इसके अलावा तुम्हारा जो मित्र है वह अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि इसके पास कम से कम इसके सोल पावर को देखकर मुझे लगता है कि यह 7 टियर का तो अल्केमिस्ट जरूर ही होगा, रिफाइनर होगा। यहाँ तक कि मेरी आत्मिक आंखें थी जो कि उसने आई अटैक किया था, माइंड अटैक, उसके पावर को भी यूज करने के बाद मैं इसके चेहरे के आर पार ना देख पाया कि इसका मतलब कि चौके के पीछे कैसा चेहरा है। यह बहुत ही अनिश्चित रूप से एक घबराहट देने वाली बात तो थोड़ी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल डायमंड बैठ चुका होता है, वह कहता है कि लॉर्ड बाई तुम सचमुच में काफ़ी शक्तिशाली हो, लेकिन नॉर्थर्न सागर के जो मुक्त द्वीप है, फ्री आइलैंड है, वहाँ पर काफ़ी असाधारण शक्तिशाली लोग भरे हुए हैं और वह एक अलग ही दुनिया है। मानो जैसे वहाँ पर सांसारिक लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ बाहरी लोगों से, और वे लोग अंदर ही अंदर काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं, कल्टिवेट करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी अच्छा माहौल है। इन वर्षों में जो कि काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं मेरे वहाँ गए हुए,
तो उस महाद्वीप में हमारे यहाँ के बाहरी 7 महाद्वीपों के ताकत के मुकाबले कम ताकतवर नहीं हो गया होगा वो अब तक। तो हम देखते हैं सुनकर रेड कपड़ा कहता है कि यह मित्र वास्तव में हमारी प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। फ्री आइलैंड जो है कि सांसारिक विवादों से दूर तो रहता है, लेकिन पूरे मन से नहीं, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट के अनुसार वहाँ पर जहाँ ताकत होती है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती है, और वही हाल वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी किसी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक है वहाँ पर, और भी अधिक कुर्बलता फैलती जा रही है, लड़ाइयाँ होती जा रही हैं और परेशानियाँ निसंदेह बढ़ती ही जाती हैं, कभी घटती नहीं है। बस यह बात है कि महाद्वीप जो है वह हमारे समुद्री एरिया से मतलब काफ़ी दूर रहता है, तो उन्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि वह काफ़ी शांति भरा एरिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं लीफी लियन की ओर देखकर अपने मन में करा होता है कि 1000 ट्रेजर टावर के पास एकत्रित किए हुए नॉलेज के अनुसार जो इनका आइलैंड है वह नॉर्थन सी सागर की कई गहराइयों में है, और उस स्थान को जान पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम उनके वहाँ के अगल बगल के ही कुछ एरियाओं में ही टेलीपोर्ट कर पाते हैं, उन तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाते हैं। उन लोगों तक पहुँचने के लिए हमें उन्हीं के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। आखिरकार ये लड़का उनके परफेक्ट एरिया के बारे में जानता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का होली क्षेत्र से हो? और हम फिर देखते हैं यहाँ पे लिटिल डायमंड कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा जो व्यापारिक सम्मेलन है वह कब शुरू होने वाला है? क्या वह अभी भी यहाँ पर कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स का आना बाकी है? फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गेट कीपर होता है जो कि सभी की एंट्री करवाता है, वह यहाँ पर एक लड़की की एंट्री करवाते हुए कह रहा होता है आइए आइए यंग मिस। यहाँ पर सारे यंग मास्टर अभी तक तो पहुँच ही चुके हैं, और हमें उस यंग मिस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मतलब कि मॉडर्न को सूट बूट में होती है, और वह आगे की ओर आ रही होती है, और वह गेट कीपर अभी भी उसकी हाजिर करते जा रहा होता है, और उसको एक और की 2 स्पेशल सीट को दिखाते हुए कहता है कि कृपया जाकर वहाँ पर बैठ जाए, सिटी लॉर्ड जो है वह जल्द ही आने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं सुनकर वह अपने चश्मे को उतारते हुए कहती है कि क्या सिटी लॉर्ड यांग पिंग, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? अभी तक तुम यहाँ पर आए नहीं हो, तुम एक विनम्र महिला को यहाँ पर काफ़ी देर वेट करवाना चाहते हो क्या? तभी हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी गैदर होने लगती है, हंसने की आवाज़ आती है और कहती है आप तो कब की यहाँ पर आ चुकी हैं लेडी मई, मैं यहाँ पर आपका मालूम है कब से इंतजार कर रहा हूँ। इस खजाने वाले सम्मेलन में मैं आपका काफ़ी दूरदृष्टि का जो है दीवाना हूँ, मतलब कि आपकी जो आंखें हैं चीज़ों को पहचानने की उसकी बदौलत। लेकिन मैं तो यहाँ पर आपका ही इंतजार कर रहा था कि आप आकर पहले सीट को लें, क्योंकि आपके रहते हुए यहाँ पर पहली सीट को लेना इसकी हिम्मत मुझ में तो नहीं है। फिर हम देखते हैं वह बगल वाले दूसरी सीट में आकर बैठ चुका होता है सिटी लॉर्ड, और हंसते हुए कहता है कि अगर इस दुनिया में ऐसे खजाने हैं जिन्हें मेरी फैमिली की लीडर नहीं पहचान सकती है, तो उन्हें मैं क्या पहचानूँ? आपके उन चीज़ों को पहचानने की जो स्किल है वह दुनिया भर में फेमस है, उनके बारे में कहना भी मतलब कि कम पड़ेगा। इसलिए आप आइए और पहले सीट को एक्सेप्ट कीजिए। और इसके बारे में बताया जाता है ये रेनपिक सिटी का सिटी लॉर्ड गेंगजिंग है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गेंगजिंग जैसे एंट्री मारता है, और जब सब वो बताता है कि यह जो है मेई फैमिली की जो मेई डोंगर थी ना उसी की यहाँ पर 9th आंटी है, ये जो कि सबसे पावरफुल है, उनकी मुखिया है। तो यह सुनकर वे सभी बंदे कहते हैं तो फिर यह मेई फैमिली की मुखिया है? और लाल बा कपड़ा करा होता है कि क्या वही मेई फैमिली की जो कि बिजोड़ नीलामी को आयोजित करने में महारत हासिल की हुई है और वो होस्ट करती है, और वहाँ पर उनकी पहचानने की चीज़ों की जो क्षमता है वह काफ़ी अच्छी है, उनके पास एक स्किल है जिसकी वजह से वो ट्रेजर्सों को अच्छी तरीके से पहचान सकती है। और लियन भी यहाँ पर थोड़ा अपने मन में करा होता है कि मेरे जो पिछले जीवन था उसमें मैंने लेनार्मी में तो भाग नहीं लिया था इनके, लेकिन इनके बारे में सुना था कि जो इनके कबीले का एक ओल्ड मास्टर मेई है, कोई बूढ़ा है जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को होस्ट करता है, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि वह एक महिला थी। यह तो बहुत ही अजीब और दुर्लभ और रेयर बात है। तो फिर मेई डोंगर जिस मेई फैमिली से संबंधित है यह वास्तव में यही फैमिली है ना? और हम देखते हैं यहाँ पर जो 9 आंटी होती है वह कह रही होती है कि मैं तो बस एक गरीब व्यक्ति हूँ जो अपनी कला से गुजारा करती हूँ, हर किसी को इतना ज़्यादा ऑफिशियल होने की आवश्यकता नहीं है। और वे दोनों बंदे तो कह रहे थे ओहो बहुत खूब है, वाह। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब बैठ चुकी होती है तो यहाँ पर पीछे से लिफी उसे हेलो करते हुए कह रहा था हाय हाय हाँ मई कैसे हैं आप? जी मई मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हम देखते हैं उसे देखकर मई कहती ओहो, तो हमारे पीछे यहाँ पर यंग मास्टर लिफी भी आए हुए हैं, काफ़ी सुधार हुई है तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम 4 टॉप लड़कों में से मतलब 4 टॉप टैलेंटेड हैं जो इस नॉर्थन एरिया में, उनमें फर्स्ट पोजीशन को कब प्राप्त करोगे? यह सुनकर वह कह रहा था क्या आप मेरे कमजोरियों की प्रतिभा पर मतलब कि प्रश्न लगा रहे हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने को कह रही हैं? आखिरकार आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ पर 1000 ट्रेजर टावर की बस एक छोटी सी प्रतिष्ठा हूँ जिसे जबरन वहाँ पर पकड़ कर रखा गया है, जोड़ा गया है। मैं तो बस यहाँ पर किसी मनोरंजन के लिए अपनी कल्टीवेशन को करता हूँ, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहता हूँ, मेरा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट स्थान प्राप्त करने में। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड कर रहा होता है कि छोड़िए इन बातों को, ये तो ही काफ़ी दुर्लभ बात है कि यहाँ पर यंग मास्टर ली फ्यू अपनी यहाँ पर आकर्षक आंखों के साथ यहाँ पर ट्रेजर्स को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इनके पास तो खुद ही अपना ट्रेजर का भंडार है। लेकिन 9 आंटी आप काफ़ी देर से आई, क्या हुआ? कोई समस्या हो गई क्या? आपको आने में समय लगा? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि अचानक एक घटना घट गई है जिसकी वजह से मैं उलझ गई थोड़ी, इसलिए आने में थोड़ी देर हुई। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है कि ओह आखिरकार क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ है? जब तक यहाँ पर गेंग जिंग मदद कर सकता है आपकी निश्चित तौर पर खुले तौर पर दोनों हाथों से मदद करेगा। तो हम देखते हैं सुनकर 9 आंटी कहती है कि तो फिर मैं सबसे पहले सिटी लॉर्ड का इस चीज़ के लिए थैंक्स कहूँगी, और इस मामले का एक कारण आपको बता देती हूँ। यह बहुत ही अजीब बात है कि जो मिस्टिक सेक्ट था उसका जो यंग मास्टर वांगदा था उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो हमारे मेई फैमिली के एक रेस्टोरेंट में हुई है।
तो ये सुनकर वह कहता है कि व्हाट, मिस्टिक सेक्ट का यंग मास्टर वांगदा की मृत्यु हो चुकी है, वंडरफुल, लेकिन यह कैसे हुआ। और फिर हम देखते हैं सुनकर उन सभी बंदों में चर्चा होने लगती है। यहाँ पर आवाजें आ रही होती है कि इस बार क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन जो अरे था वह नष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारे मार्शल आर्टिस्ट फंसे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कि दिमाग से थोड़े से सटके हुए हैं। लेकिन उनसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ पर रेनपिक सिटी में आकर मिस्टिक सेक्ट के यंग बेटे को, मतलब यंग मास्टर को इस तरीके से वाकई मार देंगे। उसे परेशान करते अलग बात था, लेकिन इस तरीके से मार डालना यह तो काफ़ी अजीब बात है। तो यहाँ पर दूसरी ओर से आंटी का आवाज़ आता है, ये लोग तो अभी भी कर रहे थे, तुम्हें मालूम है वांगदा के बारे में। वो कहता है बिल्कुल नहीं, यह तो बहुत ही अजीब बात है, आखिरकार किसने मारा। और यहाँ पर 990 का आवाज़ आता है कि अभी भी जो व्यक्ति था वह अज्ञात है और हमारा जो रेस्टोरेंट है वह पूरी तरह से लगभग तबाही हो चुका है। मैंने सुना है कि एक 20 साल का लड़का था जिसने उसे मारा है और उसके साथ एक मार्शल सुप्रीम लेवल का पपेट था जिसकी मदद से उसने उसकी जान को ले पाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंटी बताई जा रही होती है, रिलियन और जो लीफी था वे दोनों बहुत ही खामोशी से सुन रहे होते हैं। आंटी कर रही होती है, मुझे इससे अभी अभी चिंता इस बात की है कि आखिरकार वांगदा की जो हत्या करने वाला व्यक्ति था वह व्यक्ति वांग जेन का पीछा करने के लिए भी निकल गया सभी के सामने कि उसे वह आज यहाँ पर मार ही डालेगा। इस बात को सोचकर ही मुझे चिंतित हो रही है। आखिरकार कौन इतना साहसी हो सकता है जो वांग दा को मारने के बाद वांग जेन को भी मारने के लिए उसके पीछे निकल गया और उनके सेक्ट के सभी बंदों को भी खत्म कर दिया जो उसके साथ वहाँ पर उसे मारने के लिए आए हुए थे। मैं भी इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड कहता है कि कौन इतना साहसी हो सकता है जो वांगदा को मारने के बाद फिर वांग झेन का मारने के लिए भरी महफिल में उसका पीछा करने के लिए निकल चुका और उसके साथ साथ वहाँ पर मिस्टिक सेक्ट के जो और भी बंदे आए हुए थे वांग झेन के साथ उसके साथी उन्हें भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पर 990 कहती है हाँ, और इसी वजह से मैं इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ और मैंने पूरी सिटी में जाँच बिठवा दी है और अपने लोगों को भिजवा दिया है। यद्यपि यहाँ पर अपराधी जो था वह तो नहीं अभी तक मिला है, लेकिन उसके कुछ साथियों की पहचान हो चुकी है और इसीलिए मैंने उनको उनके साथियों को पकड़कर लाने के लिए भेज रखा है। और हम देखते हैं लियन बहुत ही ज़्यादा खामोश होता है। उसे इस तरीके से खामोशी से नाटक करते हुए देख जो लीफी होता है वह थम्स अप करते हुए कहा था, सचमुच में भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक धैर्य वाले व्यक्ति हो जो इस तरीके का नाटक कर सकते हो। सारे कांड करने के बाद इस तरीके से दिखावा करना कि तुमने इन सब किया ही नहीं है, या तुम यहाँ पर सोचकर यहाँ नाटक कर रहे हो कि मानो जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं कि आखिर किसने किया होगा। और यहाँ पर आंटी की आवाज़ आ रही होती है कि वांगदा जो है वह पहले ही मारा जा चुका है, क्या इसका परिणाम अच्छा भी होगा, क्योंकि उनका जो बाप वांगोंग है वह बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला है। उसका बेटा यहाँ पर मारा गया है तो वह तो यहाँ पर बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला है। रेनपिक सिटी में सचमुच में काफ़ी मुसीबत आने वाली है। मैं रेनपिक सिटी का मालिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं निश्चित तौर पर इस मामले की जांच करूंगा, इसलिए जियाओ मेई तुम ज़्यादा चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और लियन यहाँ अपने मन में कह रहा होता है कि जियाओ ने कहा कि उसने यहाँ पर अपराधी के साथियों का पहचान कर लिया है, इसका मतलब उसे यहाँ पर थंडरविंड कॉमर्स गिल्ड का पता चल गया होगा तो वह उनकी ओर निकल गया होगा। लेकिन वहाँ पर मो सियाओ चुन है तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर वहाँ पर कोई मार्शल सोवरेन लेवल का वॉरियर भी पहुँच जाता है तो निश्चित तौर पर वह उसे यहाँ पर संभाल लेगा और उतनी लेवल की फाइट होगी तो इस सिटी को पूरा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एंड हेवन जो है वह उथल पुथल हो जाएगा जब मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे लड़ाई करते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर तो अभी तक किसी तरीके से उस ओहरा का ना तो कोई एहसास हुआ है ना ही उस तरीके की कोई खबर मिली है, तो इसका मतलब कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ अलग ही सिचुएशन चल रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से जो लीफी होता है हाथ खड़ा करके कहता है कि चिंता मत करो जियो मेई, मैं थाउजेंड ट्रेजर की ओर से आपकी पूरी निश्चित तौर पर इस चीज़ों में सहायता करूंगा। इस मिस्टिक सेक्ट ने जो लापरवाही तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है उसे इस तरीके से कार्य करने नहीं देगा और साथ में उन अपराधियों को भी पकड़ेगा और आपको न्याय दिलाएगा और आपको न्याय दिलवाएगा। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि सही में आप सभी की सहायता के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा राहत मिल रही है। और लियन अपने मन में कहता है यह तो बस एक ठग है जो कि हर किसी को अपने मन से अपने बोलियों से मारना जानता है और सिर्फ परेशान करना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है कहता है कि है यंग मास्टर ली के शब्दों को लगता है सुनकर कि अब 990 निश्चिंत हो चुकी है, तो अब हम सभी लोगों को यहाँ पर अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए और अपने इस गैदर को जिस चीज़ के लिए हुए हैं तो उस पार्टी को स्टार्ट करना चाहिए। यह सब इसलिए हम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि जो टेलीपोर्टेशन आ रहे हैं ना वह नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैंने यह छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की और इसके होस्ट के तौर पर मिस जियाओ मेई को यहाँ पर बुलाया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह बताता है कि यदि किसी के पास दिखाने के लिए कोई स्पेशल खजाना है तो वह यहाँ पर दिखाकर उसकी पहचान करवा सकता है और वहाँ पर इसकी लेन देन भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि वह सिटी लॉर्ड जो होता है वह कहता है कि शायद हर कोई अधिक श्योर नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने पास से कुछ चीज़ों को दिखाकर आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्या किसी को भी इस गोल्डन वुड के बारे में मालूम है कि आखिरकार ये क्या है? और फिर हम देखते हैं कि वह उन सभी को सामने लाते हुए कहता है कि जब मैंने इस चीज़ को पहली बार देखा था तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया था, इसे पहचान नहीं पाया था। और वह कहता है कि कोई भी इस चीज़ को देखकर नहीं बता सकता है कि यह किस टीयर की मतलब कि यह किस टीयर की वुड है। इसे तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, लेकिन इसकी जो लेवल है वह कंफर्म नहीं की जा सकती है। यह सुनकर वे बंदे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या इतनी अजीब चीज़ जिसका कोई टीयर ही नहीं है। दूसरा कहता है हाँ, इसकी देख कर तो टीयर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो वह कहता है कि क्या किसी ऐसी चीज़ का कोई मोल भी है जिसका टीयर के बारे में ही ना पता हो? क्या यह एक नॉर्मल सी लकड़ी भी हो सकती है जो बस गोल्डन कलर की चमक रही हो? फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि अरे यार तुमको पता नहीं है, जो चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड लेकर आता है वह कोई साधारण चीज़ तो नहीं होगी, नॉर्मल सी पेड़ की शाखा तो नहीं होगी। दूसरी ओर से आवाज़ आती है इस दुनिया में सचमुच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई ग्रेड नहीं होता है, कोई टीयर का पता नहीं चलता, लेकिन वह काफ़ी रेयर मानी जाती हैं। ऐसी चीज़ें हमेशा अनमोल खजाने होती हैं। तो यहाँ पर लाल बाल कहता है कि सिटी लॉर्ड इतनी मूल्यवान वस्तु ला रहे हैं, आखिरकार इस चीज़ का हमें कितने में बदला देकर बेचना चाहते हैं, कितने
प्रीमिडियल स्टोन में आप इसे बेचेंगे। तो यह सुनकर वह कहता है सिटी लॉर्ड की इस पर चर्चा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, इस चीज़ को पहले पहचानिए, उसके बाद इसके बारे में बात किया जाएगा। और इसके अलावा यह उतनी भी कीमती मुझे नहीं लगती है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा में बेचूंगा, वह छोटी सी संख्या होगी जो भी इसकी प्राइस होगी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे सुनकर सोचने लगते हैं, कहता है कि अरे यार यह चीज़ काफ़ी सुनहरी है, लेकिन इसे पहचानना, लेकिन यह काफ़ी छोटी मात्रा में, कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो 9 आंटी होती है वह कहती है कि सिटी लॉर्ड क्या मैं भी इस चीज़ पर एक नज़र डाल सकती हूँ, मैं भी मतलब कि मैं भी इसे लेने के लिए मतलब कि भागीदार तो बन सकती हूँ, हालांकि होस्ट के तौर पर हूँ, लेकिन इसमें चीज़ों को मैं भी तो खरीद सकती हूँ। तो यह सुनकर वह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरी फैमिली की पहचानने वाली टेक्निक थी, वह चीज़ मेरी इस वस्तु की कीमत को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, इसलिए निश्चित तौर पर आप इस पर नज़र डालें अपनी, और इस पर अपने विचार को व्यक्त करें और इसके बारे में पता लगाएं। यह सुनकर यहाँ पर वह 9 आंटी होते हुए हंसते हुए कहते हैं हाँ, तो फिर सिटी लॉर्ड के अनुसार जो कि आपने इसे देखकर कहा, तो कम से कम आपने इसका अनुमान, इसकी जो कीमत है वह 10 लाख मिडिल टियर के प्रीमिडियल स्टोन्स तो जरूर ही रखे होंगे, लेकिन यह निश्चित तौर पर उतनी की मुझे तो नहीं लगती है। और ये बातें जहाँ तक देखी जाए तो हम देखते हैं सुनकर सिटी लॉर्ड भी सोच रहा होता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने पहले ही एक बार बीच में कह दिया था कि 10 मिलियन तो कम से कम प्रीमिडियल स्टोन लगेंगे इसके लिए। फिर वह यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि हाँ, लगता है कि मेरा यह जो ट्रेजर था यह गया पानी में। मेरी फैमिली की योग्यता को देखने के बाद और उनके टैलेंट को मतलब उनके बोले गए शब्दों के बाद मेरे 10 लाख प्रीमिडियल स्टोन सचमुच में चले गए। लगता है ये चीज़ उतनी भी खास नहीं है। तो आखिरकार यह पूरी तरह से एक आश्वस्त करने वाली बात है। और फिर वह उस लकड़ी को, उस वुड को पकड़ता है, कहता है ठीक है सभी लोग चिंता मत करो, यह वस्तु जो है उसके बारे में मैं ही बता देता हूँ, अगर तुम लोग नहीं पहचान पा रहे हो। तो तभी इस तक आवाज़ आती है कि यह सोल नरिशिंग हिंग वुड है ना। और हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वह थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है। और यहाँ पर आवाज़ आते जा रही होती है कि यह आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी है, मतलब कि सोल को थोड़ी सी आराम देने के लिए और उसको एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जो कि कुनवू डिवाइन ट्री के एसेंस से मतलब कि संघनित होकर बनी हुई है। ऐसी शुद्ध और आत्मा को पोषण देने वाली, नरिशिंग करने वाली लकड़ी वास्तव में काफ़ी दुर्लभ होती है। बस इसमें एक चीज़ खराब है कि इसकी जो क्वांटिटी है वह बहुत ही कम है, जो कि ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी अगर कोई इसका यूज करता है। तो सिटी लॉर्ड कृपया करके इसके प्रीमिडियल स्टोन आपने जितने कहा मैं उसका दोगुना देने को तैयार हूँ, मतलब कि 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन दूंगा, लेकिन इसे मुझे दे दो। और हम देखते हैं यहाँ पर इस अमाउंट को सुनने के बाद और इसके बारे में सुनने के बाद ये सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं कि क्या यह इस तरीके की चीज़ है। और सिटी लॉर्ड हैरान हो चुका होता है कि क्या यह बंदा इस चीज़ को पहचान लिया, मैंने इसके पहचानने के लिए अपनी पूरी एड़ी जोर लगा दिया था लेकिन नहीं पहचान पाया था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर राइटर के द्वारा कुछ बातें लिखी जा रही है जो कि इनके मन में चल रहा होता है कि सक्षम लोगों के पीछे सचमुच में बहुत ही अधिक सक्षम लोग छुपे हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लियन होता है वह बोल रहा था अभी तक लिटिल डायमंड की जगह पे, लेकिन अचानक से कुनवू ट्री यहाँ पर एंट्री ले चुका है, जो कि यहाँ पर लिटिल डायमंड के जगह पर बोल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लियन कहता है कि वह अपनी थोड़ी सी औकात संभाल कर, तू कितने ज़्यादा दाम को यहाँ पर बढ़वा रहा है, आखिरकार यह एक पोषण देने वाली चीज़ है, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन चल रही होती है और यहाँ पर लिटिल स्टोन जो होता है वह बिल्कुल शांत से बैठा हुआ होता है। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि ब्लूमिंग सोल नरिशिंग वुड रेनपिक सिटी 10 मिलियन प्रीमिडियल स्टोन्स रॉबरी इंसिडेंट्स, मतलब कि ये बंदे सचमुच में इसे पैसे देकर खरीदेंगे या फिर किसी तरीके से यहाँ पर एक घटना सुनने को मिलेगी कि रेनपिक सिटी में 10 लाख प्रीमिडियल स्टोन्स की लूट हो गई। क्योंकि यहाँ पर लियन 10 मिलियन प्रीमिडियल स्टोन एक्स्ट्रा लूटवाएगा क्योंकि यह कुनवू डिवाइन ट्री को चाहिए, या फिर यहाँ पर सिटी लॉर्ड से ही लियन किसी तरीके से निचोड़ेगा क्योंकि यह बंदा तो पैसे देता कम लेता ज़्यादा है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।